हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एमपीटीओ जो मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ गई है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, आपने अगर ट्यू का पेपर दिया था तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करके आप अपनी आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो। इस आंसर की मैं बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना है, कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कितने आपका नंबर। देखिए, ये जो आंसर की है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए, क्योंकि गाइज ये जो क्वेश्चन पेपर आया था इसमें आपके लिए पता होगा कि 25 तो नॉन टेक आए थे इसमें और 75 नंबर का इसमें टेक आया था। तो गाइज इसमें हुआ क्या था कि ऐसा क्वेश्चन आया है इसमें टेक का, यानी कि आईटीआई जो थ्योरी होती है, थ्योरी के ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि बहुत सारे बंदे हैं जो अच्छी अच्छी थ्योरी पढ़ते थे, बहुत अच्छी थ्योरी पढ़ते थे, वो भी अपना अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाए हैं। उन सबका कहना ये है कि बहुत हार्ड पेपर आया था, बहुत अलग पेपर आया था। थ्योरी से क्वेश्चन बहुत कम आए थे, पॉलिटेक्निक लेवल के क्वेश्चन आए थे, डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो वो मैं सब बताऊँगा कि कौन सी डिप्लोमा लेवल क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो आप अपना कितना स्कोर कर पा रहे हो, इसको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको लिए बहुत अच्छे और नए नए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो आप देख सकते हो, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट आईटीआई ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 का ही क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर आपको आंसर की में आपने आंसर कैसे चेक करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए करेक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड दिखेगा, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दिखेंगे कलर। तो आपको अगर ग्रीन कलर दिखेगा जिस ऑप्शन में, यानी कि जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया था और वही ऑप्शन सही है, तो यानी आपका सिलेक्टेड ऑप्शन सही है तो आपका ग्रीन वहाँ पर दिखेगा। और जो आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किया था बट वो रॉन्ग है तो आपके इस कलर में दिखेगा, ग्रे कलर में। और जो आप यानी कि आपने कोई सिलेक्टन किया, जैसे कि सिलेक्ट किया विदिशा, ये मैंने गलत सिलेक्ट कर दिया। जैसे कि मान लो किसी भी स्टूडेंट की आंसर की है, उसने गलत सिलेक्ट कर दिया विदिशा, बट इसका करेक्ट आंसर था सतना। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चंस को यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं टेक वाले क्वेश्चन में, 75 नंबर के क्वेश्चन टेक वाले डिस्कस करते हैं। उसके बाद अपन नॉन टेक डिस्कस करते हैं। तो नॉन टेक भी ठीक ठाक आया था, मॉडरेट लेवल का आया था, ना ही बिल्कुल इजी आया था, ना ज़्यादा ही हार्ड आया था। 1 से 2 क्वेश्चन बस इसमें हार्ड थे और बाकी सब इजी था। तो ठीक है, सबसे पहले अपन 75 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो 25 क्वेश्चन हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। उस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत नए नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले हम चलते हैं थ्योरी पर। देखिए यहाँ पर ये थ्योरी का सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी 25 क्वेश्चन हमारे टेक जो नॉन टेक के वो हो गए। और यहाँ पर देखिए 26 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन जो नॉन टेक है वो बाद में डिस्कस कराऊंगा। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखेंगे और यहाँ पर हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे। दोनों स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो, दोनों लैंग्वेज में है, किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपके लिए क्या देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, किस प्रक्रिया माइल्ड स्टील पर जिंक का लेप किया जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए इजी हार्ड दोनों आते हैं, ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन पूरा हार्ड बन जाता है, इजी और हार्ड आते हैं। आप अपना स्कोर करके बताइएगा। आप मेरे आंसर बताने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने आंसर आप दे पा रहे हो, कितना आपका स्कोर आ रहा है, 75 में से आप कितने नंबर आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए माइल्ड स्टील पर जिंक का लेप किया जाता है। वह कौन सी प्रक्रिया होती है, वह होती है गैल्वेनाइजिंग। यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि बल की इकाई क्या होती है। तो बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखिए मैं हिंदी का पूरा दिखा देता हूँ यहाँ से। देखिए हाँ, यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, खाली स्थान बाले खांचे आमतौर पर स्ट्रेस से संबंधित भागों पर उपयोग किए जाते हैं। तो शायद आपने ये क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल का है। ये क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए खालिस्तान ग्रुप्स आर जनरली यूज्ड ऑन पार्ट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस, स्ट्रेस से संबंधित ग्रुप्स बताना है क्या होता है। इसकी मैं इमेज लगा के आपको दिखाता हूँ। इस यहाँ पर राइट आंसर है राउंड ग्रुप। राउंड ग्रुप कैसे याद होते हैं, यहाँ पर मैं इमेज लगाता हूँ, उसमें आपके लिए समझाता हूँ। देखिए पूरे क्वेश्चन को हम अच्छे डिटेल से समझेंगे, ताकि आपके अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप वहाँ पर कर पाओ। यहाँ पर हम इमेज लगाते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप इमेज ध्यान से देखिएगा।
तो यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, यहाँ पर लिखा है स्ट्रेस रिलीविंग नोचेस, यहाँ पर स्ट्रेस रिलीविंग हॉल्स। देखिए वहाँ पर था कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जितने भी हॉल हैं वो राउंड शेप में बने हुए हैं, ये आप हॉल देख पा रहे हो राउंड शेप में हॉल बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये भी राउंड शेप है, ना कि स्क्वायर शेप, ना कि ट्रायंगुलर शेप। तो यहाँ पर वही पूछा गया था जो स्ट्रेस से संबंधित हॉल्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है, तो उनका शेप राउंड होता है। ये इस तरीके से आपके स्ट्रेस नोचेस होते हैं। देखिए स्ट्रेस रिलीविंग हॉल्स जो होते हैं वो वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर धातु है, धातु में यहाँ पर एक खांचा कटा हुआ है, तो ये हॉल्स बना गए, यहाँ पर हॉल्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि जो स्ट्रेस जो आने की जो धातु है उसमें तनाव ना हो, वो तनाव ज़्यादा ना हो, तनाव में सहायता करें। ये हॉल से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है उनके लिए, थोड़ा सा स्ट्रेस उनका कम हो जाता है, इसलिए ये हॉल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यही क्वेश्चन आया था। तो आई होप कि आपको स्ट्रेस रिलीविंग हॉल्स के बारे में पता चल गया होगा कि क्या होता है स्ट्रेस रिलीविंग हॉल, और बाकायदा किस प्रकार यहाँ पर जो हॉल्स होते हैं उनका कैसा शेप होता है। क्या राइट आंसर था, यहाँ पर राउंड ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पर राउंड ग्रुप्स वहाँ ऑप्शन में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर यही सही उत्तर माना गया है राउंड ग्रुप, तो राउंड ग्रुप बिल्कुल सही उत्तर है, अगर आपका राउंड ग्रुप है तो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोल्डरिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाली सबसे आसान धातु है, वह कौन सी धातु है जिसकी सोल्डरिंग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कुछ धातु हैं जिसकी सोल्डरिंग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया और गोल्ड हो गया। इन और भी कई धातु हैं जिसकी आप सोल्डरिंग है बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर जितनी मैंने धातु बताई ये तो आपके लिए कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रही है, बट यहाँ पर टिन प्लेट जो आपकी ऑप्शन सही है, टिन प्लेट। तो टिन प्लेट का यहाँ पर हम जो सोल्डरिंग है बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर टिंड प्लेट यानी कि टिंड प्लेट जिस पे टिन की कोटिंग की गई है, टिंड प्लेट, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो टिंड प्लेट लिखा हुआ है, यानी कि टिंड प्लेट पर हम बिल्कुल आसानी से कोटिंग कर सकते हैं यानी सोल्डरिंग कर सकते हैं। और कुछ धातु जैसे कि आयरन, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील और निकल, ये आपकी धातु हैं जिन पर सोल्डरिंग करना कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डरिंग। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ द प्रेफर्ड मटेरियल फॉर सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन के लिए कौन सा मटेरियल, कौन सी सामग्री उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर कॉपर होती है, आपके लिए पता होगा कॉपर, क्योंकि ऊष्मा को अपसुस्त करने वाली एक अच्छी धातु, इसलिए कॉपर का हम सोल्डरिंग बिट, सोल्डरिंग आयरन बनाते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से, जो एक पूर्ण क्रांति के दौरान थ्रेडेड घटक मेल खाने वाले घटक के साथ चलने वाली दूरी को क्या कहते हैं। यानी कि पूरे एक चक्कर में जितनी धातु चलती है, यानी कि जो नट बोल्ट होता है, जो हमारा नट होता है, वो एक चक्कर में कितना चलता है, वही कह रहा है। जो एक पूर्ण क्रांति यानी एक पूर्ण चक्कर, देखिए यहाँ पर लिखा गया इंग्लिश में, यहाँ पर थ्रेडेड कंपोनेंट मूव्स अलोंग द मैचिंग कंपोनेंट ड्यूरिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक पूरे चक्कर में जो जितना आगे बढ़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीड कहते हैं। और पिच आपकी एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक के बीच की दूरी होती है, ना कि एक कंप्लीट चक्कर पे चले गए दूरी होती है। तो पिच और लीड में आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर पिच भी ऑप्शन में था और लीड भी यहाँ पर ऑप्शन में था, इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। लीड और पिच में आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारा लीड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही आए थे, कुछ क्वेश्चन थे जो अलग आए हुए थे। देखिए कौन कौन से थे वो मैं आपके लिए बताता चल रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने बताया है, लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन जो बहुत घुमा फिरा के आई थी। देखिए यहाँ पर आप समझोगे विच डिवाइस इज यूज टू रिड्यूस वाइब्रेशन इन इंजन एंड टॉर्क ऑसिलेशन। तो यहाँ पर देखिए रिड्यूस वाइब्रेशन को कम करना है, और आपको टॉर्क दोलन में, इंजन में कंपन और टॉर्क दोलन को कम करने के लिए किस कपलिंग का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो वो आपकी टायर कपलिंग होती, आपने टायर कपलिंग देखी होगी, पढ़ी होगी। टायर कपलिंग कुछ इस प्रकार से होती है, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपकी दो शाफ्ट लगी है इंजन की, और यहाँ पर इस प्रकार से टायर कपलिंग लगी होती है। तो यानी कि जो इंजन वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है, जो दोलन होता है वो रिड्यूस कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टायर कपलिंग सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि पंप
कंटामिनेशन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है तो किस प्रकार के फिल्टर का सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। देखिए स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हार्ड पेपर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट ने हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक ज़्यादा स्टूडेंट का क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो हार्ड लगा, बहुत कम स्कोर कर पाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक से क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि पंप कंटामिनेशन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है तो किस प्रकार का फिल्टर उपयोग करेंगे। तो आप फिल्टर जब पढ़ोगे तो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक वाले चैप्टर में फिल्टर पढ़ाया गया है। थ्योरी में आप देखोगे फिल्टर वाले स्टूडेंट तो यहाँ पर रिटर्न लाइन फिल्टर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक पूरी वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद आप अपना हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक का चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन अगर निमी की थ्योरी पढ़ी है तो निमी की थ्योरी में दिया गया है फीड कैसे व्यक्त की जाती है। तो फीड कैसे व्यक्त की जाती है, फीड 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा द्वारा फीड व्यक्त की जाती है। जैसे कि अगर आपकी फीड रेट है 0.4 तो आप 0.4 इस प्रकार नहीं लिख सकते हो, आपके लिए इसके बाद 0 लगाना ही पड़ेगा, तब आप फीड को व्यक्त कर सकते हो। 0.40 यानी 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा तभी होगा। ठीक है, इस प्रकार से फीड को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वेल्डिंग से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा डीपली वेल्डिंग पूछा गया है, लेकिन बेसिक दिया है फिटर की थ्योरी में। तो फिटर की थ्योरी में बेसिक दिया है, इसमें पूछा गया कि हाइड्रोजन गैस के वातावरण में 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच किस प्रक्रिया से चाप बनता है। तो वह होती है आपकी एटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, यानी एटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग AHW, इसका शॉर्ट फॉर्म है AHW। एटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में हाइड्रोजन और गैस वातावरण के 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच चाप बनता है, तो वह कौन सी वेल्डिंग होती है, एटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ रहा है किस प्रकार की गियर प्रणाली में टीथ को घूर्णन अक्ष के कोण पर काटा जाता है। देखिए हेलिकल गियर बिल्कुल सही उत्तर है। हेलिकल गियर में हम घूर्णन अक्ष के कोण पर काटते हैं, जो भी हमारा घूर्णन अक्ष है उसमें हम जो हेलिकल गियर है उसे हम एंगल में काटते हैं, तो वो हमारा हेलिकल गियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें छोटे पुर्जों की मशीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो आपने फिक्सचर पढ़े होंगे तो 22 जो होता है, 22 जो फिक्सचर जो होता है उसमें हम छोटे कंपोनेंट को आसानी से पकड़ सकते हैं। यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तापमान उस तापमान को संदर्भित करता है जिस पर तेल से वाष्प छोड़ा जाता है। तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपका फ्लैश पॉइंट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इमल्सिफिकेशन क्या होता है। इमल्सिफिकेशन वो होता है जो आपका सोलूबल ऑयल होता है, जो आप 1:20 में जो पानी और ऑयल मिलाते हो वो आपका होता है इमल्सिफिकेशन। फायर पॉइंट होता है जिस पे आपका तेल है, जो भी लुब्रिकेंट है आग पकड़ लेता है उसे फायर पॉइंट कहते हैं। और पोर पॉइंट जो होते हैं जिस तापमान पर आपका लुब्रिकेंट बहता रहता है, बहना बंद नहीं करता है, वो आपका पोर पॉइंट कहलाता है। एक होता है क्लाउड पॉइंट। क्या होता है, क्लाउड पॉइंट होता है एक। तो क्लाउड पॉइंट बताइए, कमेंट करें किसी को पता हो क्या होता है। अगर नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपके लिए क्लाउड पॉइंट के बारे में भी बताऊंगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है गियर के टीथ की संख्या के पिच व्यास के अनुपात के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर गियर से थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है कि गियर की टीथ की संख्या के पिच व्यास के अनुपात। तो यहाँ पर पिच व्यास बटे नंबर ऑफ टीथ आपका क्या होता है, मॉड्यूल होता है। यहाँ पर जिसने मॉड्यूल पढ़ा है उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, काफ़ी अच्छा वीडियो है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सभी दोस्तों में शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए घटकों के आसान लोडिंग और अनलोडिंग के लिए लैच क्लैंप के साथ किस प्रकार का जिग हिंज कवर है। देखिए लैच क्लैंप आपने देखा होगा। तो लैच क्लैंप किस में लगा होता है, लीफ जिग में आपका लैच क्लैंप लगा होता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली में नट के नीचे किसे रखा जाता है और सिंगल या डबल कॉइल के साथ उपलब्ध होता है। तो जो असेंबली होती है उसे हम नट के नीचे रखते हैं। तो नट के नीचे तो हम बासर रखते हैं, लेकिन इसमें पूछेगा कि सिंगल या डबल कॉइल के साथ होती है। तो सिंगल और डबल कॉइल के साथ आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग बासर सिंगल कॉइल डबल कॉइल। तो यहाँ पर आपका स्प्रिंग बासर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है किस प्रकार की फाइलें
रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की होती हैं और सामान्य प्रयोजन के काम के लिए उपयोगी होती हैं। तो आपके लिए पता होगा फ्लैट फाइल आपकी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की गांठ से चौकोर आकार का पैटर्न बनता है? तो आपका क्रॉस नलिंग, आपने क्रॉस नलिंग अगर पढ़ी है, पहले हम ऐसी नलिंग कर देते हैं, फिर उसमें ऐसी नलिंग होती है। तो आपकी कौन सी नलिंग में यहाँ पर पूछे चौकोर आकार का पैटर्न बनता है, तो आपका चौकोर आकार का पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है क्रॉस नलिंग में, इसलिए आपको क्रॉस नलिंग हो जाएगा। ठीक है। और डायमंड नलिंग में आपका डायमंड नलिंग अलग होता है। डायमंड नलिंग में आपका डायमंड के आकार का बनता है, शेप जो होता है डायमंड आकार का बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बहुत डीपली थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। इंग्लिश पढ़ते हैं, व्हाट रेफर टू द एज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस लेफ्ट बाय द प्रोविजन ऑफ सेकेंडरी क्लियरेंस एंड द फ्लूट। यानी कि जो हमारे जो फ्लूट होते हैं, द्वितीयक निकासी और बांसुरी, यानी कि जो फ्लूट होते हैं, फ्लूट के द्वारा छोड़ी गई सतह के प्रतिच्छेदन द्वारा, देखिए जो आपका ड्रिल होता है, ड्रिल से जैसे कि फ्लूट से जो आपकी यहाँ पर ये जो धातु छोड़ी जाती है, इसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है इसे क्या कहते हैं। तो इसे आपके लिए पता होगा हील कहते हैं हम। अगर आपने इस प्रकार से एक इमेज बनी हुई है थ्योरी में, अगर आप देखोगे इस प्रकार से, ये आपके फ्लूट हो जाएंगे दोनों, और ये जो धातु छूट गई है इसे हम हील कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हील आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी न्यूमेटिक्स है। देखिए यहाँ पर है, जो भार को सीधी रेखा में ले जाता है और न्यूमेटिक बल को एक दिशा में लगाता है। देखिए भार सीधी रेखा में लीनियर मोशन में ले जा रहा है, लेकिन क्या कह रहा है कि बल को एक दिशा में लगाता है, बल को भी यहाँ पर एक दिशा में लगाना। तो आपने अगर पढ़ा हो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ पर पिस्टन लगा होता है, ये पिस्टन रॉड होती है। तो ये भार को एक दिशा में ले जाता है, और डबल एक्टिंग सिलेंडर भार को दो दिशा में ले जाता है, क्योंकि वो इधर भी चल सकता है और इधर भी चल सकता है। उसमें दो पोर्ट होते हैं ए एंड बी, इसमें केवल एक ही पोर्ट होता है ए, इसलिए ए स्प्रिंग से बैक आता है, और जब ए उसमें एयर जाती है ए पोर्ट, तो वो आगे जाता है, तो भार को एक दिशा में ले जा सकता है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर यहाँ पर, इसलिए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यूनिक था थोड़ा सा, ये शायद थ्योरी में नहीं दिया है, तो यहाँ पर समझिएगा फ्लैकिंग किसे कहते हैं। इसमें आया फ्लैकिंग किसे कहते हैं, तो फ्लैकिंग फ्लैकिंग को फ्रेस्टिंग कहते हैं। यानी कि एक तरीके से आप कहोगे कि फ्लैकिंग का दूसरा नाम है फ्रेस्टिंग, या फ्रेस्टिंग का दूसरा नाम है फ्लैकिंग। लेकिन ये फ्लैकिंग और फ्रेस्टिंग होती क्या है? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि फ्लैकिंग एक कैसी क्रिया है, उसमें ऑप्शन होगा हॉर्निंग, लेपिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग, इस प्रकार से ऑप्शन होंगे। तो जो फ्रेस्टिंग और फ्लैकिंग होती है, ये होती है आपकी स्क्रैपिंग क्रिया होती है। ठीक है। जो स्क्रैपिंग प्रक्रिया होती है उसे फ्लैकिंग और फ्रेस्टिंग में आती हैं, मतलब स्क्रैपिंग प्रक्रिया में फ्रेस्टिंग और फ्लैकिंग आती हैं। देखिए फ्लैकिंग और फ्रेस्टिंग का कार्य क्या होता है, इसे हम हुक स्क्रैपर द्वारा एक क्रिया करते हैं। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि हुक स्क्रैपर द्वारा एक क्रिया करते हैं। और आपको क्या यहाँ पर देखना है, जो फ्लैकिंग फ्रेस्टिंग क्या होती है, जैसे कि कोई यहाँ पर आपकी सरफेस फिनिश है, उसमें आपकी थोड़ी बहुत हाई स्पॉट रह गए हैं, तो आपको वहाँ पर उसको फिनिश करना है। थोड़े बहुत आपकी हाई स्पॉट रहेगा तो उसके लिए आपको फिनिश करना है, तो आप हुक स्क्रैपर से ओनली उसी पर्टिकुलर हाई स्पॉट को आपको हटाना है, उसे हम फ्लैकिंग फ्रेस्टिंग कहते हैं। हुक स्क्रैपर से आप आसानी से हटा सकते हो, इसलिए हम इसे हुक स्क्रैपर से करते हैं। एक स्क्रैपिंग प्रक्रिया, फ्लैकिंग फ्रेस्टिंग एक ही प्रक्रिया होती है, इनका ये दूसरा नाम फ्लैकिंग का फ्रेस्टिंग का दूसरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की फाइल के केवल चौड़े चेहरे पर दांतों के साथ एक सपाट त्रिकोणीय चेहरा होता है? यानी वह कौन सी फाइल है जिसके एक फेस पर तो टीथ होते हैं, दांतें होते हैं, और दूसरी जो होती है त्रिकोणीय जो वो आपकी फ्लैट होती है। तो आपने बैरेट फाइल स्पेशल फाइल में पढ़ा होगा, बैरेट फाइल जो होती है उसकी एक फेस पर दांतें होते हैं और एक फेस जो होता है वो फ्लैट होता है, उसमें दांतें नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स से है। यहाँ पर पूछा गया पपेट बाल एंड पॉपेट बाल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने सीट बाल को माना है। जो आपके पॉपेट बाल होते हैं वो सीट बाल भी होते हैं, वो स्लाइड बाल भी होते हैं। ठीक है। और एक और होता है
उसका नाम नहीं आ रहा। यहाँ पर एक और प्रकार का होता है जो आपका पॉकेट वाल्व होता है, वो भी होता है। और स्लाइड वाल्व और सीट वाल्व तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीट वाल्व सही उत्तर माना गया, तो सीट वाल्व यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का फिट या तो कुछ मामलों में निकासी और इंटरफेरेंस प्रदान करता है, यानी कुछ मामलों में क्लियरेंस और कुछ मामलों में इंटरफेरेंस प्रदान करता है। तो आपकी बात होती है ट्रांजिशन फिट। ठीक है, आपने फिट पढ़ा है तो बहुत आसानी से आपको सरल क्वेश्चन लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक सिलेंडर की बाहरी सतह पर एक सीधी रेखा हीरे के आकार का पैटर्न बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। देखिए अभी मैंने बताया था हीरे की आकार, डायमंड पैटर्न कौन सी प्रक्रिया करती है, तो जो आपकी नर्लिंग होती है वो आपकी डायमंड पैटर्न को यहाँ पर बनाती है। ठीक है, ना ही आपकी वेल्डिंग बनाती है, ना ही ग्रूविंग बनाती है, ना ही टर्निंग बनाती है। यहाँ पर नर्लिंग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिटर द्वारा चिपिंग और कटिंग ऑपरेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि फिटर द्वारा, कोई एक फिटर है उसके द्वारा किस छेनी का यूज किया जाता है। देखिए दो प्रकार की छेनी होती हैं, कोल्ड चीजल, हॉट चीजल। तो यहाँ पर हॉट चीजल तो ऑप्शन नहीं है, जो कोल्ड चीजल है उसका प्रयोग करते हैं। कोल्ड चीजल के अंतर्गत ही हमारी क्रॉसकट छेनी आती है, और हमारी पंचिंग चीजल तो होती नहीं है, ये पंचिंग चीजल नहीं आती है। और नेक्स्ट फ्लैट छेनी है, ये हमारे कोल्ड चीजल के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ पर कोल्ड चीजल है जो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में वर्कपीस को शुरू में एसिड पिकलिंग या ग्रिट ब्लास्टिंग द्वारा तैयार किया जाता है। तो देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वो सेरेडाइजिंग है। सेरेडाइजिंग आपने पढ़ा होगा, सेरेडाइजिंग एक प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, शुरू में यहाँ पर स्टार्टिंग में एसिड पिकलिंग ग्रिट ब्लास्टिंग द्वारा जो उसकी सरफेस वो तैयार की जाती है, ताकि जो आप पाउडर उसमें लगाओगे सेरेडाइजिंग प्रक्रिया में, तो यहाँ पर जैसे जिंक पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सेरेडाइजिंग प्रक्रिया होती है उसमें जिंक पाउडर का उपयोग करते हैं, तो वो पाउडर वहाँ पर अच्छे से चिपक सके, इसलिए यहाँ पर पिकलिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए ये भी आपका न्यूमेटिक हाइड्रोलिक्स है। तो न्यूमेटिक हाइड्रोलिक्स से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए एक क्वेश्चन पेपर जो था वो हार्ड लग रहा था। बहु रोटर मल्टी रोटर प्रकार का पंप कौन सा है और रोटर इसकी डिजाइन का उपयोग करता है। कौन सा है, वह है लॉब पंप है। लॉब पंप आप पढ़ोगे, निम्मी की बुक अगर आपके पास है तो आप पढ़ोगे, तो वहाँ पर लॉब पंप आपको देखने को मिलेगा। वो कुछ इस प्रकार से होता है लॉब पंप आपका। ठीक है, उसमें लॉब बने होते हैं। यहाँ पर आपके एक गियर लगा होगा और इस प्रकार से आपका वहाँ पर लॉब बना होगा। ठीक है, एक यहाँ पर गियर लगा होगा, एक यहाँ पर, और वहाँ पर भी ये इसके अंदर ही, ये गोला के अंदर ही रहेगा, इसके अंदर भी एक लॉब बना होगा इस प्रकार से। ठीक है, इसे कहते हैं लॉब पंप। एक गियर होता है और ये इसकी लॉब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, माइल्ड स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो माइल्ड स्टील के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को तो गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, बट यहाँ पर आपको गैल्वेनाइजिंग का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा मेल्टन मेटल बाथ। मेटल बाथ जो होता है, जो फैक्ट्री होती हैं, जो कंपनी होती हैं, उसमें इस प्रक्रिया का यूज किया जाता है। एक आपका बात होता है, उसमें से गाड़ी निकल के जाती है और उस पर जिंक की परत चढ़ जाती है, गैल्वेनाइजिंग हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपका मेल्टन मेटल बाथ जो सही उत्तर होगा, क्योंकि जो आप जब मास प्रोडक्शन करते हो तो एक एक से तो कर नहीं सकते, इसलिए एक बात बना होता है पूरा, उसमें डूब के गाड़ियाँ जाती हैं, उसमें ऑटोमेटिक जिंक की परत हो जाती है, कहीं भी बिल्कुल स्पेस उसमें नहीं छूटती, सभी जगह उसमें हो जाती है। यहाँ पर आपका मोल्टन मेटल बाथ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन पर लगे ड्रिल की ड्राइविंग श्रेणी को कौन संदर्भ करता है, यानी इसमें पूछा जा रहा है विच रेफर्स टू द ड्राइविंग एंड ऑफ द ड्रिल दैट इज फिटेड ऑन द मशीन, यानी कि मशीन पर लगे, यहाँ पर बोल रहा है मशीन पर लगे ड्रिल की ड्राइविंग श्रेणी को कौन संदर्भ करता है, किसके द्वारा रेफर्स टू द ड्राइविंग एंड, तो कौन संदर्भ करता है। तो यहाँ पर आपने टैंक भी पढ़ा है और सैंक भी पढ़ा है। देखिए अब जब मशीन फिट करने की बात आती है तो मशीन फिट तो हम टैंक के द्वारा करते हैं, लेकिन इस पूछ रहा है कि जो टैंक होती है उसको जो मशीनों पर जो टैंक होती है वो मशीन पर फिट होती है, लेकिन उसको किसके द्वारा रेफर्स किया जाता है ये बोल रहा है। तो सैंक के द्वारा हम रेफर्स करते हैं, इसलिए यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उत्तर देना है, क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में बहुत अलग तरीके से लिखता है, क्योंकि डेफिनेशन से ही कन्फ्यूज हो जाते हैं।
आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो उत्तर आप अपने आप वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या निकल के आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सरफेस प्लेट के संयोजन के साथ प्रयोग किया जाता है। तो बर्नियर हाइट गेज आप सरफेस प्लेट के ऊपर ही यूज कर सकते हो और नीचे रख के आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसे अच्छे से फ्लैट सरफेस प्रदान नहीं होती है। यहाँ पर आप देखोगे जब पुली या हब को शाफ्ट पर कुछ दूरी तक अक्षीय रूप से स्लाइड करना पड़ता है तो कौन सा उपयोगी है, कौन सी की उपयोग की जाती है, फीदर की उपयोग की जाती है। आपने देखा होगा जो आपकी लेथ मशीन होती है उसमें जो आपकी फीड रोड होती है उसमें एक स्लॉट कटा होता है, वो फीडर की उसमें स्लाइड की जाती है, इसलिए वो स्लॉट है जो काटा जाता है। भाई इसे बोल रहा है कि जब पुली या हब को शाफ्ट पर कुछ दूरी तक अक्षीय रूप में स्लाइड करना होता है, यानी एक्सेस के रूप में उसे स्लाइड करना रहता है, इसलिए वहाँ पर हम फीदर की का यूज कर सकते हैं, क्योंकि फीदर की स्लाइड भी कर सकती है और रोटेट करती है, तब भी वह वहाँ पर ड्राइव प्रदान करती है और स्लाइड भी कर सकती है। फीदर की आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर से लोकेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बोर लोकेशन में आप पोस्ट जिक का प्रयोग करते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आईटीआई के टाइम पे भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग पंचिंग आदि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्षेत्र को बड़ा करने के लिए क्या कहते हैं। तो आपके लिए पता होगा जब ड्रिलिंग द्वारा किए गए क्षेत्र को बड़ा करते हैं तो उसे हम बोरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम्स इंटरनेशनल के माप के अनुसार लंबाई की आधार इकाई क्या है। तो लंबाई की आधार इकाई है आपकी मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल रिंच यानी टैप रिंचों का उपयोग करके छिद्रों को रिम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हैंड रीमर का उपयोग करते हैं, हैंड रीमर को आप टैप रिंच पकड़कर उपयोग करते हैं, इसलिए आपका हैंड रीमर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर विकृत धागा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब इंग्लिश की साइड देखोगे तो यहाँ पर लिखा है सेलर थ्रेड, और सेलर थ्रेड अमेरिकन थ्रेड को अमेरिकन नेशनल थ्रेड जो होती है उसी हम सेलर थ्रेड कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी अमेरिकन नेशनल थ्रेड है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे व्यास वाले जॉब को धारण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो पिन वाइस आपने पढ़ा ही होगा, पिन वाइस जो होती है छोटे व्यास वाले जॉब को पकड़ने के लिए पिन वाइस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके सभी प्रकार की लोहे और अलॉय वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो वह कौन सी वेल्डिंग होती है। तो वह होती है आपकी कार्बन आर्क वेल्डिंग, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइप फिटिंग से भी लिया गया है, पाइप लाइन को 90 डिग्री पर ब्रांच करने के लिए मदद करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर एल्बो लगाया होगा, जो कि आपका बिल्कुल गलत उत्तर है। यहाँ पर बोल रहा है पाइप लाइन को 90 डिग्री पर ब्रांच करने के लिए, यानी कि आपकी जो लाइन है उसमें से 90 डिग्री पर एक कोई और दूसरी लाइन ले जाना है, तो आप वहाँ पर टी का उपयोग करोगे, ना कि एल्बो का। एल्बो का उपयोग तब करते हैं जब हम मेन लाइन को 90 डिग्री पर मोड़ देते हैं, वहाँ पर हम एल्बो का उपयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको डेफिनेशन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री हटाने के ऑपरेशन को संदर्भित करता है जिसे आकार या आकार में अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर बोला आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जाए, विच रेफर्स टू द ऑपरेशन, वह कौन सा ऑपरेशन है जो रिमूविंग मटेरियल दैट डज, जो मटेरियल को हटाता है, वो कौन सा ऑप्शन जो मटेरियल को हटाता है दैट डज नॉट रिक्वायर ग्रेट एक्यूरेसी, अधिक एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो आपकी ऑफ हैंड ग्राइंडिंग होती है वो आपका सही, जो ऑफ हैंड ग्राइंडिंग हम मटेरियल तो अधिक मात्रा में हटा सकते हैं लेकिन उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, इसलिए आपका ऑफ हैंड ग्राइंडिंग सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि बोरिंग क्यों नहीं हो सकता है, तो बोरिंग में देखिए क्या होता है, बोरिंग जब करते हैं हम एक पर्टिकुलर पहले कोई भी एक ड्रिल होता है पर्टिकुलर साइज का, उसके बाद पर्टिकुलर साइज का हम ड्रिल करने के बाद ही रिमिंग करते हैं, तो इसमें तो एक्यूरेसी रहती है। और ऑफ हैंड ग्राइंडिंग में ऐसी कोई एक्यूरेसी नहीं होती है। कोई भी हम अननोन मटेरियल है, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक फ्लैट सरफेस है और यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मटेरियल लगा रह गया है, यहाँ पर हम इस मटेरियल को हटाएंगे, उसमें ऑफ हैंड ग्राइंडिंग से हटा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑफ हैंड ग्राइंडिंग जो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टील नियम से माप को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अप्रत्यक्ष उपकरण क्या माने जाते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा डिवाइडर किसी स्टूडेंट ने सही कर दिया है यहाँ पर डिवाइडर, लेकिन डिवाइडर इस पर नहीं होगा। अगर आप पढ़ोगे
यहाँ पर देखोगे थ्योरी में, तो यहाँ पर विच इज रिगार्डिंग एज इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट डिवाइडर भी होता है और कैलिपर भी होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मेजरमेंट फ्रॉम द स्टील रूल, यानी कि कोई रॉड, कोई भी यहाँ पर आपका जॉब है, उसकी जो माप है, उसकी माप लेने के बाद आपको ट्रांसफर करना पड़ता है स्टील रूल पर। बस कौन सी हो जाती है, कैलिपर से जब भी आप किसी रॉड का व्यास मापते हो, उसके बाद आप स्टील रूल पर रेफर करते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि उसका व्यास कितना है, इसलिए आपका कैलिपर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है विद्युत चुम्बकीय रूप से सक्रिय स्विच का कौन संदर्भ करता है। तो यहाँ पर आपने अगर न्यूमेटिक हाइड्रोलिक पढ़ा तो चैप्टर में वहाँ पर आपके स्विच दिए गए हैं, जैसे पुश बटन स्विच होता है, जो ये मैनुअल स्विच होता है, सोलेनॉइड होता है, ये भी आपका एक तरीके से मैकेनिकल स्विच होता है, रिले आपका रिले होता है, इसमें एक चुम्बकीय स्विच होता है, इसमें विद्युत चुम्बक का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर रिले सही उत्तर हो जाएगा। लिमिट स्विच ये नहीं होता है, ये ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक ड्रिल का बिंदु कोण होता है, तो वो होता है आपका 118 डिग्री, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर सामग्री के सामान्य पर्पज ग्राइंडिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि ग्राइंडिंग में वह ग्राइंडिंग कौन सा एब्रेसिव है जिसका उपयोग हम कठोर, यहाँ पर देखिए जनरल पर्पज ग्राइंडिंग फॉर टफ मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए किस एब्रेसिव का यूज करते हैं, तो वहाँ पर ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, कास्ट आयरन ग्राइंडिंग के लिए किस एब्रेसिव का यूज करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको अच्छे से आता है तो। असेंबली का कौन सा हिस्सा या तंत्र बनाता है जो असेंबली में दूसरे हिस्से में समर्थन करता है, तो भाई आपका बेयरिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेयरिंग यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हैंडल को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो आई होल में हम हैंडल को फिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम बताता है कि तरल पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, तो पास्कल लॉ आपका हाइड्रोलिक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पास्कल लॉ, बॉयल्स लॉ और बर्नौली लॉ जो आपके लिए अच्छे से याद होना चाहिए, कोई भी लॉ आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरिएटिक एसिड के रूप में किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग से आया है, म्यूरिएटिक एसिड के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपकी थ्योरी में नहीं पढ़ा होगा आपने कभी, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही एक नाम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, लेकिन इसका दूसरा नाम आपके लिए शायद ना पता हो, इसलिए ये डीपली थोड़ा पूछ लिया गया है। तो म्यूरिएटिक एसिड के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये दूसरा नाम है। ठीक है, ऐसे कोई भी एग्जाम दे लीजिए आप, वहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल यूनिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, 15 से 20 में कुछ तो थ्योरी में से डीपली रहते हैं, कुछ 5 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग लेवल के होते हैं। ठीक है, तो आपने अगर थोड़ा गहराई से पढ़ा है तो वहाँ पर आप उन क्वेश्चन को बना सकते हो, थोड़ा सा अपना माइंड अच्छे से चलाकर बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बड़ी मात्रा में धातु को तेज़ी से हटाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया करते हैं, तो यहाँ पर रफ फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक मशीन के लिए उसके संबंधित निर्माता द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ये आपके लिए बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डेड स्मूथ और सेकंड कट। अगर यहाँ पर आपका बास्टर्ड होता तो यहाँ पर हमारा बास्टर्ड फाइल सही उत्तर हो जाता, लेकिन यहाँ पर बास्टर्ड फाइल नहीं, इसलिए हमारा रफ फाइल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक मशीन के लिए उसके संबंधित निर्माता द्वारा तैयार किया जाता है, कौन सा चार्ट है। टेस्ट चार्ट जो होता है वो निर्माता द्वारा वहाँ पर लगाया जाता है कि इस मशीन के कौन से टेस्ट हुए हैं, क्या क्या काम करने के लिए मशीन रेडी है, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रिसीवर फैक्ट्री सेट सीमा तक पहुंच जाता है तो मोटर को स्वचालित रूप से बंद करने में कौन मदद करता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, ये भी आपका हाइड्रोलिक न्यूमेटिक से है, बोल रहा है विच हेल्प इन ऑटोमेटिकली शटिंग डाउन, ऑटोमेटिकली बंद करने में द मोटर व्हेन द रिसीवर रीचेस द फैक्ट्री सेट लिमिट, जब जो आपकी लिमिट सेट होती है उस तक पहुंच जाता है रिसीवर, तो कौन सा स्विच है जो बंद कर देता है, तो प्रेशर स्विच जो होता है वो आपका ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। यहाँ पर उसमें प्रेशर सेट रहता है, इतना प्रेशर आने पर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो वह रिसीवर तक पहुँच जाता है, तो उस प्रेशर स्विच से हमारी जो मशीन है वो बंद हो जाती है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर स्विच है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 mm व्यास तक बड़े व्यास के पाइपों को रखने के लिए यानी कि पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो चेन पाइप बाइस का उपयोग कर सकते हैं।
और आपकी जो पाइप वाइस होती है उससे हम 63 mm तक ही व्यास के पाइप के पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और जो आपकी चेन पाइप जो चेन पाइप वाइस होती है इसमें हम 63 से 200 mm व्यास तक के पाइपों को पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बीयरिंग बाहरी और भीतरी सदस्यों में ग्रुप्ड रेस के साथ उपलब्ध होते हैं। तो देखिए बाहरी और भीतरी जो जिसमें अंदर और बाहर भी ग्रुप्ड होते हैं, ग्रुप्ड रेस होते हैं, वो आपकी रोलर बीयरिंग होती है। कौन सी होती है? रोलर बीयरिंग होती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक ड्यूहुमिडिफिकेशन मेम्ब्रेन को संदर्भित करता है जो संपीड़ित हवा से जल वाष्प को हटाता है। देखिए आपने ड्रायर, ये ड्रायर है न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक में, तो यहाँ पर है ड्यूमिडिफिकेशन मेम्ब्रेन, तो आपका मेम्ब्रेन ड्रायर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मेम्ब्रेन ड्रायर। अगर आपको यही क्वेश्चन याद करना तो यहाँ पर मेम्ब्रेन क्वेश्चन में याद रखिए, क्वेश्चन में अगर आपको मेम्ब्रेन दिख जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको मेम्ब्रेन देखना है और सही उत्तर लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरण को समकोण पर फीडिंग कार्यबल से धातु को हटाने की क्रिया को कौन संदर्भ करता है। देखिए यहाँ पर लेथ मशीन से क्वेश्चन लिया गया है, बोला है विच रेफर्स टू एन ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग मेटल फ्रॉम द वर्क फोर्स बाय द फीडिंग द टूल एट राइट एंगल। राइट एंगल, तो आप जब फिशिंग करते हो तो राइट एंगल में आपका टूल होता है और उसमें आप धातु हटाते हो। यहाँ पर वर्क फोर्स बाय फीडिंग द टूल, राइट एंगल फोर्स लगा के आप फिशिंग क्रिया जब करते हो तो वहाँ पर आप धातु को हटा दो, फिशिंग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में किस गियर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हाइपोड गियर का उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल डिफरेंशियल गियर बॉक्स में। ठीक है, हाइपोड गियर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल के किस रूप में 2 या 2 से अधिक सर्पिल बास्टी उसकी लंबाई के साथ बनती हैं। तो 2 या 2 से अधिक फ्लूट किस में होते हैं? ट्विस्ट ड्रिल में आपके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की 2 या 2 से अधिक सीटों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्थायी रूप से जोड़ने के लिए आप रिवेट का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिवेट सही उत्तर हो जाएगा। आप अगर निमी की थ्योरी में देखोगे तो रिवेट के लिए, रिवेटिंग के लिए परमानेंट जॉइंट माना गया, इसलिए यहाँ पर रिवेट सही उत्तर है। अगर आपका बोलता है किसी क्वेश्चन में आता है कि रिवेटिंग कैसा जॉइंट है तो आपका परमानेंट जॉइंट है। ठीक है, रिवेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि निमी में परमानेंट जॉइंट ही दिया गया है, किस प्रकार के जिग में ड्रिल प्लेट होती है जो ड्रिल किए जाने वाले घटकों को पर टिकी होती है। तो आपकी कौन सी जिग है? देखिए आपकी प्लेट जिग है उसमें ड्रिल प्लेट होती है, इसमें बेस प्लेट नहीं होती है, प्लेट जिग में ड्रिल प्लेट होती है जो ड्रिल किए जाने वाले घटकों पर टिकी होती है। अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सी जिग है जिसमें बेस प्लेट नहीं होती, वो आपकी प्लेट जिग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार का आकार और सीट की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज SWG आपने पढ़ा होगा, SWG का प्रयोग हम करते हैं तार की मोटाई और तार का व्यास सीट की मोटाई मापने के लिए। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, स्टैंडर्ड वायर गेज से मापी गई सीट की मोटाई किस में व्यक्त करते हैं। आपको बताना है, ऑप्शन में दे देता हूँ सेंटीमीटर, मीटर, mm और गेज। ठीक है, गेज, ये आपके पास ऑप्शन है। आप इसमें से बताइए कि स्टैंडर्ड वायर गेज से मापी गई सीट की मोटाई किस में व्यक्त करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पूछा है। 0.02 mm की सटीकता तक मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सटीक मापक यंत्र कौन सा है। तो 0.02 mm आपकी किसकी लिस्ट काउंट होती है आपकी वर्नियर कैलिपर की, इसलिए आपका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले से ड्रिल किए गए छेदों को सटीक आकार में फिनिश करके बड़ा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं आप रीमर से आप फिनिश करते हो, थोड़ा सा आपका जो होल है वो इनलार्ज भी हो जाता है। ठीक है, और आपका रीमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ड्रिल आपका एंड कटिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संदर्भ सतह रेखा या बिंदु और इसका उद्देश्य एक सामान्य स्थिति प्रदान करना है जिससे माप लिए जाते हैं। भाई आपकी डेटम होती क्या होती है? डेटम से आपको एक संदर्भ सतह प्राप्त होती है, रेफरेंस लाइन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षतिग्रस्त धागों की मरम्मत स्पिनर से घुमाने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है। तो क्षतिग्रस्त थ्रेड जो होती हैं उसको हम डाई नट से सही कर लेते हैं और हम डाई नट को स्पिनर के द्वारा घुमाते हैं, तो यहाँ पर हमारा सी नंबर का उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफ सॉफ्ट के साथ एक आयताकार पच्चर को कौन संदर्भ करता है जिसका उपयोग सॉफ्ट को जोड़ने के लिए करते हैं। देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है क्वार्टर, यहाँ पर बोला गया कि समकोण पर,
क्या बोला गया, एक तरफ शाफ्ट के साथ आयताकार पच्चर को कौन संदर्भ करता है जिसका उपयोग शाफ्ट को जोड़ने के लिए करते हैं। तो आपकी शाफ्ट जो होती है, शाफ्ट का जो जॉइंट होता है, देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक जॉइंट। ये आपके दो शाफ्ट है, यहाँ पर आपने यहाँ पर जॉइंट लगाया और यहाँ पर एक आयताकार पच्चड़ आपने यहाँ पर लगा दी, तो इसे हम क्वार्टर कहते हैं, उसे हम क्वार्टर जॉइंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जॉइंट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि आयताकार पच्चर को कौन संदर्भ करता है, यानी कि जो आयताकार पच्चर है इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्वार्टर। इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं कन्फ्यूज करने के लिए, क्वार्टर जॉइंट। अगर जॉइंट के बारे में पूछे तब हमारा क्वार्टर जॉइंट यहाँ पर सही उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर आयताकार पच्चर के बारे में पूछ रहा है कि आयताकार पच्चर को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे क्वार्टर। ठीक है, हमारा क्वार्टर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में बोला जा रहा है सफ़ेद धातु बीयरिंग की तुलना में थकान के लिए कौन सा अधिक प्रतिरोध है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वाइट मेटल, यहाँ पर बोला जा रहा है विच हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस टू फेटिंग देन वाइट मेटल बीयरिंग, यानी वाइट मेटल बीयरिंग जो होता है उससे की अपेक्षा थकान में कौन सा ज़्यादा जो होता है वो प्रतिरोध करता है, तो वो होता है आपका कैडमियम बेस्ड अलॉय। कैडमियम बेस्ड अलॉय से भी आपकी बीयरिंग बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेट्स पर उपयोग किए जाने वाले विशुद्ध रूप से खनिज तेल कौन से हैं। तो देखिए ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट को शायद ये क्वेश्चन गलत हुआ हो। विच आर प्योरली मिनरल और यूज इन ऑटोमेट्स, तो यहाँ पर है स्टेट मिनरल ऑयल क्या होते हैं जिसमें पानी की बिल्कुल भी मात्रा ना हो, वो शुद्ध मिनरल होते, जो मिनरल ऑयल होते हैं उसी, इसलिए इसमें पूछा गया प्योरली मिनरल ऑयल को आप क्या कहते हैं, स्टेट मिनरल ऑयल या नीट मिनरल ऑयल आप कहते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टेट मिनरल ऑयल, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीएस्टिलीन वेल्डिंग प्रक्रिया में धातु को गर्म करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीएस्टिलीन का आपका होता है 3300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी प्रकार के नाजुक और जटिल, यानी कि सॉफ्ट और जटिल भागों पर उपयोग किए जाने वाले फिनिशिंग टूल किन्हें कहा जाता है। तो फिनिश करने की, यानी कि सॉफ्ट और जटिल प्रकार के जो जॉब हैं उनको फिनिश करने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं, तो आप करते हैं स्विच पैटर्न फाइल का, जो आपने स्पेशल फाइल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, स्विच पैटर्न फाइल। यहाँ पर डी नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से रेगुलेटर सिस्टम में दो स्थानों के बीच दबाव के अंतर को बनाए रखता है। तो वह होता है आपका डिफरेंशियल और ब्लेस। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो भैया न्यूमेटिक हाइड्रोलिक अच्छे से कर लेना, क्योंकि फिटर के स्टूडेंट है, फिटर वाले सिलेबस में है, टर्नर मशीनिस्ट में तो नहीं दिया है तो वहाँ पर नहीं पूछेगा, लेकिन फिटर वाले स्टूडेंट ध्यान दें इस चैप्टर पर, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। यहाँ पर है एक स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन किए जाने वाले किस प्रकार के बुशेस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक स्थान पर आपको एक से अधिक ऑपरेशन करना है, तो आप वहाँ पर किस प्रकार के बुश का प्रयोग करेंगे। आपने जिग पड़ी होगी, जिग में बुश लगे होते हैं और वहाँ पर स्लिप रिन्यूएबल बुश हम करेंगे ताकि हम चेंज कर सकें वहाँ पर बुशेस को, अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग बुश लगा सकें। ठीक है, यहाँ पर स्लिप रिन्यूएबल बुश आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनिंग से पहले कटर के सापेक्ष स्थिरता और काम की स्थिति के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी कटर बिफोर मशीनिंग, देखिए कटर किस में यूज होता है, आपका मिलिंग मशीन में, वहाँ पर हम जॉब की सेटिंग के लिए सेटिंग ब्लॉक का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपकरण में डेटम लाइन के ऊपर समान दूरी पर अतिरिक्त ग्रेजुएशन होती हैं। तो वर्नियर माइक्रोमीटर पर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोरता में हीरे के बाद एक महंगा अपघर्षी पदार्थ कौन सा। तो हीरे के बाद कौन सा, बोरोन कार्बाइड। आपने कई सारे बुक्स में इसे पढ़ा होगा, बोरोन कार्बाइड। ये तो क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल कहीं भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने 75 क्वेश्चन है जो थ्योरी की कंप्लीट कर लिए हैं। अब वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा तो नॉन टेक भी यहाँ पर देख के जाए, क्योंकि नॉन टेक आपके लिए किस लिए देखना जरूरी हो जाता है कि आपको इसलिए देखना है नॉन टेक कि जो टेक वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका डीआरडीओ हो गया, एनपीसीआईएल हो गया,
MPTU हो गया, जो टेक वाला नॉन टेक आता है वो किस लेवल का आता है, इसलिए आपको नॉन टेक यहाँ पर देखना है। इसलिए इससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो नॉन टेक, क्योंकि आपके DRDO में 40 नंबर का नॉन टेक भैया आना है। तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, शेयर जरूर कर दीजिए सभी दोस्तों। हम नॉन टेक पर चलते हैं और आपको नॉन टेक क्लियर कराते हैं। यहाँ पर देखिए ये MPTU का पेपर था, तो इसमें MPGK पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया था। MPGK से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर देखा कि देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन है MPGK से, भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो सतना जिले में आपका भरहूत स्तूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के 1608 में कप्तान विलियम हॉकिंस को सम्राट किसके दरबार में भेजा गया, तो जब आपका जहांगीर जो थे वो सम्राट जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये था यात्री विलियम हॉकिंस, 1608 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये धार जिले में पाए जाते हैं। धार जिला आपका मध्य प्रदेश पड़ता है, इसलिए आपका यहाँ पर D नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से लिए गया है, द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिक हैं जो भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं, तो यहाँ आपके 15वें नंबर पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में उदयगिरी गुफाएं स्थित हैं, तो आपके विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर फिजिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। आपकी गति जो आपकी मोमेंटम जो होती है ये आपकी सदिश राशि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था, तो गंगा एक्शन प्लान डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो यहाँ पर 1985 में आपका गंगा एक्शन प्लान को शुरू किया गया था, जब राजीव गांधी का शासन यहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो यहाँ पर बायो से भी क्वेश्चन लिया गया है, आपका DRDO में भी लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो दही के निर्माण के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस एस्टोफिलस, आपका ये बैक्टीरिया होता है जिससे आपका दूध का दही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति इकाई वाट होती है, आपको यहाँ पर C नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस किसके लिए जिम्मेदार है, जो म्यूटेंस जो होते हैं वो आपके दांत में पाए जाते हैं, इसलिए आपका दांत है यहाँ पर टूथ डिसीज यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक न्यूनतम स्वर की, कंप्यूटर से क्वेश्चन लिया गया है, तो आपके जो कैंडिडेट की होती है वो आपकी स्वर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर कंप्यूटर से लिया गया है, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम एक संकलक द्वारा उत्पन्न एक या अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को लेता है और उन्हें एक निष्पादन युक्त प्रोग्राम में जोड़ता है, वह आपका क्या होता है, लिंकर होता है। लिंकर आप समझ लीजिए कि लिंक कर देता है, एक अलग अलग फाइलों को लिंक करके एक प्रोग्राम बना देता है, उसे हम कहते हैं लिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से है, खाली स्थान है डेटा जो आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़े समय के लिए संग्रहित होता है, वो आपका बफरिंग होती है। आपने देखो कि कंप्यूटर बफरिंग कर रहा है तो बफर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पूफिंग क्या है, स्पूफिंग आपने नाम सुना होगा, कई फिल्म आपने मूवी देखी है तो वहाँ पर क्या सुना होगा स्पूफिंग, तो स्पूफिंग होती क्या है, एक स्पूफिंग एक संचार को छिपाने का कार्य है ताकि ये एक विश्वसनीय स्रोत से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। स्पूफिंग ऐसे होता है, कोई आप गलत वेबसाइट है कोई भी काम कर रहे हो तो उसे आप छिपा सकते हो और छिपा के आप ऐसे बता सकते हो कि वो एकदम सही है, इसलिए आपका यहाँ पर B नंबर का ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से है, यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेबसाइट पर जाता है और एक सर्च इंजन इंडेक्स की प्रविष्टियां बनाने के लिए उनके पृष्ठों और अन्य जानकारियों का अध्ययन करता है, तो वो आपका होता है वेब कॉलर। यहाँ पर C नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में DRUN को ESTM लिखा जाता है तो SIGN को TJFM लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में JETS को किस प्रकार लिखेंगे, तो आप यहाँ पर इनका अंतर देखिए कितना कितना का अंतर है दोनों में, और उसी अंतर को यहाँ पर फॉलो कर दीजिए JETS में, तो आपका निकल के आएगा KFSR। अगर मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रीजनिंग और मैथ अब किस लेवल का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रीजनिंग पूछी गई थी विधवा महिला डॉक्टर, तो यहाँ पर आपका विधवा महिला डॉक्टर यानी कि आपको यहाँ पर वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका C नंबर का ऑप्शन है, पूरी महिलाएं विधवाएं हो सकती हैं, वो पूरी महिला डॉक्टर नहीं हो सकती, कुछ विधवाएं महिला डॉक्टर हो सकती हैं, इस प्रकार आपका वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में सम्मिलित अक्षर शब्द संख्या को चुनी, तो आपका जो संबंध इससे बन रहा है वही संबंध आपका अगली संख्या से बनना चाहिए। तो आप 2, 4, 6, 8 को जोड़ोगे तो आपका निकल के आएगा 21।
इसी प्रकार आपको 8 7 5 3 को जोड़ना तो आपका निकल के आएगा 25, इसलिए आपका 25 उत्तर है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन रीजनिंग में देखने को मिलता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको जरूर लगाना, इससे क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा। आपका यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कागज फोल्डिंग से आपको क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्र किया जाता है, तो यहाँ पर कागज टुकड़े को मोड़कर इस प्रकार से बना दिया गया है, यहाँ पर छिद्र किए गए हैं कुछ अलग अलग प्रकार के, उसको खोलना है, किस प्रकार से खुलेगा वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ये नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप बिना पढ़े भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आपका ये बोर्ड मास नियम का क्वेश्चन बहुत सरल है, आपका 36-75 क्वेश्चन आंसर निकल के आ जाएगा। किसी संख्या का आधा उस संख्या की 1/3 से इस तरह देखें तो वह कौन संख्या, तो वह आपकी संख्या 102 है। जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता मैथ का वो आप ऑप्शन से डायरेक्ट करिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको मैथ का क्वेश्चन निकल के आएगा 25 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप वीडियो पोज करके स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए आप मैथ में इन क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं, इससे आपको पता चलेगा आपका मैथ थोड़ा सा अच्छा है या नहीं। यहाँ पर है किसी रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये है और 6 वर्ष का साधारण ब्याज 650 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर आपकी 5% निकल के आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक व्यक्ति ने 24 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद यह देखा कि 1 घंटे 40 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 5/7 थी, मीटर प्रति सेकंड थी। उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में आपको ज्ञात करनी है, आपकी 5/3 आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन को जरूर आप सोल्व करिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, और आंसर आ जाए तो कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में माइल्ड स्टील पर जिंक लेप किया था, ये आपके क्वेश्चन आ गया फिर से थ्योरी के। तो यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिए हैं आपके एमपीटीए के। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप DRDO सेप्टम 10 फिटर टनर मशीनिस्ट की स्टूडेंट हो तो आप DRDO सेप्टम 10 की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो 50% ऑफ चल रहा है। डायरेक्ट ही आपको 50% ऑफ मिलेगा। 50% ऑफ है आप फिटर टनर मशीनिस्ट तीनों स्टूडेंट के लिए है। DRDO सेप्टम 10 की टेस्ट सीरीज जो कि आपके DRDO एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मात्र 50 रुपीज़ में 50 रुपया में आप टेस्ट सीरीज को 10 टेस्ट आप दे सकते हो, PDF भी साथ में मिलेगी। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।